गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने जून फर्स्ट शिफ्ट का जो 2023 में फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोगों ने 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकेंड शिफ्ट पे चलेंगे क्योंकि उसका जो 2 पैसेज है और इसका जो 2 पैसेज होगा उसको एक साथ में हम लोग करेंगे। ठीक? चलिए, पहला क्वेश्चन है इसका कि लोक प्रशासन की निम्नलिखित घटनाओं, सम्मेलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब हम देखेंगे कौन-सा सम्मेलन कब हुआ था। तो आप लोग जानते ही होंगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन, वाल्डो द्वारा लिखित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रुबुलेंस पुस्तक का प्रकाशन किसने कब किया उन्होंने? उर्विक द्वारा लिखित द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है 1967 में हुआ है और मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब हुआ था? 1968 में। उसके बाद वोल्डो द्वारा लिखित जो ये जो पुस्तक है ये कब उन्होंने पब्लिश किया है? ये पब्लिश किया है 1971 में, 1971 में। और उर्विक द्वारा लिखित द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन कब किया है इन्होंने? 1943 में। ठीक, अब इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो सबसे पहले कौन-सा होगा? तो सबसे पहले ये होगा, डी होगा। तो डी कहाँ पे है? इसमें है और इसमें, 2 ऑप्शन में है, 2 और 4 में। ठीक है, दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद इसके बाद कौन-सा होगा? इसके बाद होगा आपको ए होगा। ए किसमें है देखिए, इसमें ए नहीं है, सेकंड नंबर पे बी दिया हुआ, इसमें ए दिया हुआ है। बस आंसर यही होगा हमारा। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय कार्यवाही के संबंध में कौन-सा निम्नलिखित कथन सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है, लेकिन एनटीए का है कि अधिकतर वो नॉट पूछता रहता है, गलत। पहला है तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्नों में भी इसका अनुसरण किया जा सकता है। ठीक, पहला। दूसरा है अल्प सूचना प्रश्न 2 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। जो अल्प सूचना प्रश्न है वो 2 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। तीसरा क्या है? स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों के द्वारा इसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक? चौथा क्या है? शून्य काल की शुरुआत प्रश्न काल के तुरंत बाद हो जाती है और दिन भर के लिए कार्यसूची तक यह चलता रहता है। जब तक कार्यसूची होगा तब तक यह चलता रहता है। कौन-कौन सा क्या बोल रहा है? कौन-कौन सा सही है इसमें से? तो ए तो सही है और इसके बाद ये जो स्थगन प्रस्ताव वाले हैं, ये भी सही है क्योंकि 50 सदस्यों के द्वारा इसे मान्यता दी जाती है। ठीक है? और ये शून्यकाल का जो कह रहा है ये भी सही है। तो ए, सी, डी। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न जो है 2 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं, ये सही नहीं है। ये गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, सी, डी। ठीक? चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से क्या भारत में जाति आधारित राजनीति के बारे में एम.एन. श्रीनिवासन के कथन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे नहीं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं पे एनटीए बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती है, सही पे कम और नहीं पे ज़्यादा फ़ोकस करती है। पहला है भारत में जाति के आधार पर क्षैतिज एकजुटता है, ठीक? दूसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण जाति संहिता यानी एकात्मकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा है विभिन्न जातियों के माध्यम या ऊर्ध्वाधर एकात्मकता भी थी, ठीक। चौथा क्या है राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र मेनन विभिन्न जातियों के माध्यम प्रतिस्पर्धा थी, ठीक। अब इसमें से क्या होगा देखिए बताइए आंसर। ए भारत में जाति के आधार पर क्षैतिज एकजुटता है दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये तो कट जाएगा। अब ये कटेगा तो देखेंगे कहाँ-कहाँ से ये कटेगा, तो ये कटेगा यहाँ से और
यहाँ से 2 जगह से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए BC इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। अब देखेंगे डी ऑप्शन सही है या नहीं। तो राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा थी। विभिन्न जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा थी। ये भी गलत है, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ठीक? इसका आंसर हो जाएगा 2 ए, बी और सी। ठीक? चलिए आगे। चौथा क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं को लिखे गए लघु 11 परिच्छेदों या शोध प्रबंध में पैक्सिस का विचार सर्वाधिक स्पष्ट पल्लवित होता है। यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है बी आर नेल्सन ने। बी आर नेल्सन जो है इन्होंने ये बात कही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। श्री अरविंदो के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित, श्री अरविंदो के अनुसार जो है वो आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है। क्या कार्य है उनका? तो है सच्ची चेतना। सच्ची चेतना जो है इनका आध्यात्मिक क्रांति का कार्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसके सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला, देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। ठीक, ये तो सही है। देश के महासत्ता संघर्ष के संदर्भ में देश को बहुस्तरीय सैन्य संगठन, सैन्य गठबंधन का एक सदस्य होना चाहिए। ये चीज कहीं सही नहीं लग रहा है ना। उसके बाद तीसरा है वह देश जो राज्यों के अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाया हो। ये सही है। मतलब देश को राज्यों के अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाया। ठीक, चौथा है यदि देश विदेशी सत्ता को सैन्य आधार स्थापित करने की स्वीकृति देती है तो महासत्ता संघर्षों के संदर्भ में उसे छूट होनी चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है और बी भी गलत है। तो ये दोनों देखें, एक ही आप मानिए कि आपको एक ही आता है, बी ही आता है जो बी गलत है। तो देखते हैं बी कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ पे है, ठीक, और एक यहाँ पर। हमारे पास कौन से दो बच रहे हैं? सी और डी। देखते हैं। तो डी तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेटस इन देयर पॉलिटिकल ओरिजिन नामक पुस्तक किनकी कृतियां? तो वह है लुइस टिलिन। लुइस टिलिन का ये पुस्तक है न्यू स्टेटस एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन। ठीक, ये देखिए अब क्या है एसडीजी का लक्ष्य। एसडीजी का क्या है लक्ष्य? और ये लक्ष्य एसडीजी के पूरे टोटल कितने गोल हैं? कमेंट में बताइएगा। टोटल 17 गोल हैं। और अब ये पूछ रहा है कि 5वां नंबर में क्या है, 7वां में क्या है, 10वां में क्या है और 15 में क्या है। ठीक, तो आप लोग जहाँ तक जानते होंगे, आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग को तो सब मालूम होगा ही, मालूम तो होगा। तो 5वां नंबर में देखते हैं क्या होगा। 5वां का है लिंग जेंडर की समानता। 5वां जो है ये है लिंग जेंडर की समानता। अब हमको ज़्यादा नहीं जानना है,
अगर आपको सब नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। मालूम हो गया कि पचमा का लिंग जेंडर है, तो ए का 3। अब ए का 3 देखेंगे कहाँ-कहाँ पे है। इसमें तो है नहीं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये देखिए इसमें है, ये भी नहीं है। तो आंसर यहाँ से आपको मिल गया। तीसरा आपका आंसर हो गया, खत्म। बहुत कम समय वहाँ पे मिलते हैं आपको बनाने के लिए। तो जितना आप टाइम बचाएँगे, फिर आप पैसेज में उतना टाइम आप दे पाएँगे। ठीक? फिर देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे क्या होगा। अभी भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक संप्रभुत्वीय समाज में असमान संरचनाएँ साथ-साथ अस्तित्व में होती हैं, जो बिल्कुल एक-दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक? उसके बाद संप्रभुत्वीय समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी हो। ठीक है? वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, उसका आंसर क्या आता रहा है? अगर अभिकथन और कारक, इसके क्वेश्चन के आंसर क्या आते थे? आप लोग भी जानते होंगे। एक आते रहे हैं ना? इसमें भी वही है। वैसे सही भी है, लेकिन आंसर यही। अभिकथन और कारण में 100% में 90% जो होता है, उसका आंसर ये है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 10। अब ये देखते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर मतलब ये जो विचारक हैं उनकी और उनकी सूचियाँ में दी गई है, वो किससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। बी ऑप्शन सबको आता है, जेपी संपूर्ण क्रांति। तो देखेंगे बी का चौथा आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है बी का चौथा। अब देखेंगे रवींद्रनाथ टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर का वास्तविक और सच्ची स्वतंत्रता को लेकर वो बात करते थे, ठीक है? तो वो देखेंगे ए का 1 इसमें है, तो ये तो पहले छँट गया था क्योंकि बी का 4 ये कट गया और ए का 1 और कहीं पे नहीं है, बस 3 में। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक? चलिए। अब क्या है पुस्तक और उसके लेखक ऑन वायलेंस किसकी है? नहीं जानते होंगे। रीजन एंड रेवोल्यूशन ये किनकी है? देखते हैं। हेयर हेयर डू वी गो फॉरवर्ड हियर ये थिंकर है, देखिए कितना बड़ा नाम है। नहीं ये बुक है उनका। द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बर्थ टू इलियट। अब देखते हैं। तो ऑन वायलेंस जो है वो है अन्ना हजारे का। तो देखते हैं एक का एक कहाँ पे है, तो एक में है और 3 में है। ठीक? ये दोनों वैसे ही छँट गया। ठीक? छाँटना सीखिए क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि एनटीए क्या पकड़ता है, तो एनटीए देखता है नहीं को ज़्यादा देखता है। तो हम लोग भी छाँटना छाँटना पसंद करते हैं और छाँटना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर छाँटना शुरू कर देंगे तो आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। और आप अगर सही खोजते जाएँगे इसका है, इसका नहीं है, बस आप छाँटना शुरू कीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो एक का यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बी मिल रहा है, यहाँ पे भी बी मिल रहा है, दोनों का बी का 2-2 दिया हुआ है। अब सी का देखते हैं कि 4 है या सी का 3, ठीक? सी हियर ये तो थोड़ा हियर डू वी गो फॉरवर्ड हियर ये जो पुस्तक हैं, ये हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये इनका बुक है। तीसरा का चौथा होगा, तीसरा का चौथा एक ही जगह है, वो है 1 में।
ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन। हुँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य सूचना आयोग सीआईसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? अभी इस वाले शिफ्ट में जो है सो सही पे ज़्यादा जोर दिया है। देखते हैं, सीआईसी का गठन सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय गज़ट अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। दूसरा है सीआईसी का जब गठन हुआ था, तब से ही इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 आयुक्त होते हैं। ठीक? मुख्य सूचना आयुक्त सहित जो है 5 आयुक्त होते हैं। ये भी सही है, ये तो सही है, ये भी सही है। मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है वो? रॉल्फ मिलीबैंड। रॉल्फ मिलीबैंड। जो इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें नए-नए थिंकरों को आपको देखने के लिए मिला होगा, नए-नए विचारकों को देखने के लिए मिला होगा और नए-नए बुक और उसके जो ऑथर हैं वो भी देखने के लिए मिला होगा। ठीक? निम्नलिखित में से कौन-सी वेबसाइट निम्नलिखित में से कौन-सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्ट से संबंधित एक विस्तृत वेबसाइट है? कौन-सी है? तो ये है इसका। तीसरा जो है इसका सही है, आप चेक कर सकते हैं। संविधान के किस अधिनियम के द्वारा मताधिकार की शुरुआत की गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है संविधान के मताधिकार की शुरुआत की गई, इस अधिनियम के द्वारा 1892 ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इनवाइट टू नेहरू नामक आलोचनात्मक विद्वतापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन है? शब्द बहुत कठिन-कठिन दिए गए हैं। ये ठीक है। कौन दिए हैं? तो दिए हैं स्कॉट रीड। स्कॉट रीड जो है इसकी ये बुक लिखे हैं। ध्यान रखिएगा। अब इस पे भी ये जो अब देखिए आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है, तो ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक? अब ये तीनों जो बचा हुआ है, अब इसके बारे में देखेंगे। इन्होंने भी नेहरू पे कोई बुक लिखा है, ठीक? कुछ ऐसा बुक लिखा है। तो इनके बुकों को अब आप देखेंगे, ठीक? क्योंकि अब ये जो दिया गया तो हो सकता है इसमें से भी कुछ लोगों ने आलोचनात्मक रूप के बुक लिखे होंगे, तो वो ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन इस तीनों से इस बार आ सकता है। 100% नहीं 90% फिक्स से आता है कि क्वेश्चन बनाने वाले के पास भी क्वेश्चन जो बनाते हैं जो भी कोई, तो वो भी तो सोचते हैं ना कि भाई इस बार इसमें इस थिंकर के बारे में पूछें, तो अगली बार इससे पूछ लेंगे, इससे पूछेंगे, इससे। ये 3 में से तो कोई एक होगा ही 100%। ठीक? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री-एग्जामिन्ड एंड डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज नामक पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने पब्लिक
पॉलिसी मेकिंग, री-एग्जामिन्ड एंड डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखा है भाई? तो ये लिखा है एहेजकल डॉर। एहेजकल डॉर ने ये बुक लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये जो है ये तीनों, इस तीनों को अच्छे से देखना है कि इनके कौन-कौन से बुक। एग्ज़ाम निकालना है तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको आपको जानना है। अगर आप जानते हैं, तो आप और क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं और एग्ज़ाम आप निकालने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब कितने बच्चे होते हैं पूरे के पूरे सिलेबस को अध्ययन कर लिए हैं, तभी उनसे एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। निकलता है लेकिन क्योंकि देखिए आप किसी चीज़ को पूरे रट चुके हैं, रटने से आपसे अब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है, कैसे पूछ रहा है, कितना डेप्थ जा रहा है, वो सब कुछ आपको देखना। ठीक? चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रचनाओं को उनके कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो रचना है उनके कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ये है उन्होंने लिखा है 1900, कब लिखा है? 1936। हु वेयर द सुदराज, ये लिखा है उन्होंने 1946। फ्यूचर ऑफ पॉलीमेट्री डेमोक्रेसी, तो ये उन्होंने लिखा है 1948 में लिखा है। अब दी अनटीचेबल, द अनटचेबल, ये बुक कब लिखा है उन्होंने? 1953। ठीक है? कुछ पड़ गया लगता है। अब इसको क्रमबद्ध में आप भी सजा सकते हैं। क्या होगा? पहले 1936, उसके बाद 1946, आराम से देखिए ए, बी, सी, डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि क्रमबद्ध वे में दिया गया है। कितना अच्छा है क्वेश्चन था, अब उसका क्या है ए, बी, सी, डी आंसर। हर बार ऐसा देगा नहीं लेकिन, और ये ऐसा टॉपिक है हर बार जितने शिफ्ट में भी या 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। अंबेडकर से हर बार क्वेश्चन किया जाएगा, गांधी से हर बार क्वेश्चन किया जाएगा, अरविंदो हैं उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, जेपी हैं उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, नेहरू है इनसे क्वेश्चन किया, ये सब पूरे 100% है, इनसे क्वेश्चन बार-बार पूछे जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में। तिलक से पूछा जाएगा, 100% है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार देखा गया है अनुच्छेद 21 को ले लीजिए, ये आर्टिकल 21 को ले लीजिए, इससे क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें आपसे क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा 100%। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हंस जे मॉर्गन द्वारा प्रस्तुत यथार्थवादी यथार्थवाद के सिद्धांतों को पूर्ण सूत्रबद्ध किया? देखेंगे कौन है विद्वान। तो ये हैं एन टिकनर। ये टिकनर जो है इन्होंने, इनको ये कह सकते हैं, इनको ये विद्वता का पुरस्कार हम दे सकते हैं, इन्होंने ये चीज किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। लोक प्रशासन के उद्विकास के किस काल को गवेषणात्मक काल, गवेषणात्मक काल कहा जाता है? किस काल को गवेषणात्मक काल इन्होंने कहा है? देखेंगे भाई किस काल को कहा है। तो है 1887 से 1910 के काल को इन्होंने कहा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, और जो भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब हम आपको दे देंगे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट को देखकर उसका आपको हम जवाब दे देंगे। ठीक, और ऐसे ही फिर हम कल आएँगे, फिर ये 20 क्वेश्चन और करेंगे। थोड़ा एक आज मीटिंग में जाना है, इसलिए आज 20 ही क्वेश्चन करेंगे, अगला कल करेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
अब आपका आपके मन में होगा कि सर आप क्वेश्चन बताते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताते। एक्सप्लेनेशन आप खोजिए, क्योंकि आप जो खोजेंगे तो उससे और आपको और अधिक जानकारी मिलेगी और जानकारी एग्ज़ाम किसको क्रैक करना है? आपको करना है। तो अधिक जानकारी किसको चाहिए? आपको चाहिए। अब जैसे देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये, 1 मिनट, ये हो गया ना इसका आंसर? ये इसका आंसर हो गया, ठीक है? और ये तीनों जो है 1910 से लेके 47 ये अब इस तीनों में भी तो भाई कुछ जो काल होगा उसको भी तो कुछ कहा जाता होगा, कोई भी काल कहा जाता होगा। सोचिए, कुछ तो कहा जाता होगा ना, तो क्वेश्चन हो सकता है इससे अब बन जाए, इस तीनों से बना दें, क्योंकि ये यूनिट 9 का क्वेश्चन है। यूनिट 9 से अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस पे ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके ऑप्शन को अच्छे से को पढ़िए। और कोई भी चीज़ समस्या हो और बहुत सारे जैसे क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, आप 2018 से लेके 2023 तक को अच्छे से करिए। आराम से एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक? चलिए ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम में। थैंक यू।